हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के लिए हमारी फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स चल रहा था, जिसमें हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस भी कल देखा था हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1785 में 1785 सन के अंदर एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स अगस्तिन कूलम। ठीक है, चार्ल्स अगस्तिन कूलम। इसने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिक फोर्स फाउंड आउट करने के लिए बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। ठीक है, कोई दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स थे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस हो रहा था उसको मेजर किया चार्ल्स कूलम्स ने विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्जियन बैलेंस। ठीक है, अब ये टॉर्जियन बैलेंस क्या है? ये काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस होती है जो फोर्स को मेजर करने के काम आती है। तो उन दो स्फीयर्स के बीच में, चार्ज्ड स्फीयर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स मेजर किया चार्ल्स अगस्टिन कूलम ने, उनको एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया, जिस थ्योरी को हम आज कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं, और जो बिल्कुल एनालॉगली है किसके? न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के। ठीक है, जो बिल्कुल किसके एनालॉगली है, मतलब किसके जैसी दिखाई देती है या प्रतीत होती है? न्यूटन्स की थ्योरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के। ठीक है, तो कूलम्स लॉ बेसिकली कहता है कि अगर आपके पास कोई दो स्फीयर या पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इनको एक लाइन से मेजर करो, लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और इनके बीच में अगर आप सेपरेशन R ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों चार्ज की वजह से जो फोर्स फील होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मैं एक कांस्टेंट k के बराबर मान लेता हूँ, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी यहाँ से फोर्स क्या बन जाएगा? कांस्टेंट k Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये वो फोर्स है जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फील हो रहा है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। इसका नेचर डिपेंड करेगा काइंड्स ऑफ चार्जेस के ऊपर। क्लियर है? सेकंड थिंग, इस k की जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, ये 1/4πε0 होती है, जहाँ पर ε0 फ्री परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस है। ठीक है, ε0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस ε0 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो ये होती है आपकी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। ये ε0 की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, और अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू सोल्व होके 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम-2 निकल कर आती है। तो ये आपकी बेसिकली k की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यानी अगर ये k की वैल्यू उस फोर्स में रखें तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हो जाएगा 1/4πε0
इंटू Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलम्स फोर्स है। क्लियर है बेटा? अब अगर आप यहाँ पे चार्ज Q1 भी 1 कूलम ले लें, Q2 भी 1 कूलम ले लें, तो आपकी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0, और डिस्टेंस भी मान लीजिए मैं 1 मीटर ही ले लेता हूँ। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ये होगी 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है यहाँ से? तो ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो 1 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज that repels an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, when placed in vacuum, जब वो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स वैक्यूम में मौजूद हो, तब ये 1 कूलम इतना फोर्स फील करेगा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। क्लियर है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डेफिनेशंस हो जाएगी। अब यहाँ से हम कुछ वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्स लॉ की वैल्यू को देखते हैं कि अगर आपको कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना हो तो आप क्या करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए बेटा इसको देखते हैं। मान लीजिए मैंने 2 चार्ज ले लिए हैं, Q1 और Q2, पॉजिटिव चार्ज Q1, पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q2। इनके बीच की जो सेपरेशंस है, डिस्टेंस है, वो मैंने स्मॉल r से मान ली। ये स्मॉल r इसके बीच की डिस्टेंस सेपरेशंस को दिखाता है। दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स डालेंगे। तो Q1 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, इसी तरह से Q2 चार्ज भी इस Q1 के ऊपर फोर्स फील कराएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वैल्यू होगी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और जब आप Q1 से Q2 फोर्स की तरफ मूव करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो आपकी यूनिट वेक्टर R12 हो जाएगी, यानी आप 1 से सेकंड चार्ज की तरफ जा रहे हैं और सेकंड चार्ज से 1 फर्स्ट चार्ज की तरफ आ रहे हैं इस फोर्स को फिल करने के लिए, तो आपकी यूनिट वैल्यू 21 हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो हम अगर यहाँ पे फोर्स लिखना चाहे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है, ये F21 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पाथ कैसे फ्लो करेंगे Q1 से Q2 के लिए? तो ये फोर्स क्या हो जाएगा 1/4πε0, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, और यूनिट डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी वेक्टर की। तो F21 की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, तो डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी R12 यूनिट वेक्टर। ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, जहाँ पे यूनिट वेक्टर R12 की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम R12 डिवाइडेड बाय में R। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली अगर आप F12 निकालना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4πε0 Q1 × Q2 × R²। F12 की डायरेक्शंस ये है 2 से 1 की तरफ, तो डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ से फिर से अगर आप R21 चेक करना चाहें तो R21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है,
R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई में R, ये फिर से यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक बेटा? तो अब हम यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस की देख लेते हैं कूलम्स लॉ की। तो ये आपका फोर्स था, अब यहाँ से कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, चलिए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है। अगर पहली इम्पोर्टेंस देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि R21 बराबर है किसके, माइनस R12 के। यूनिट वेक्टर अगर आप लेके चले तो R21 माइनस R12 के हैं, क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। इसी तरह से मतलब देयरफॉर उनके फोर्स की वैल्यू भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि कूलम्स फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से कोलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? सेकंड थिंग, ये लाइन जॉइनिंग फोर्स है तो ये सेंट्रल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स along the line joining the centers of two charges so they are central forces। ठीक है, ये अलोंग लाइन ज्वाइनिंग इसलिए कि अगर आपका एक ये चार्ज था, ये दूसरा चार्ज था, तो हमने कहा था इनके सेंटर से सेंटर की तरफ लाइन ज्वाइनिंग कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये सेकंड थिंग थी। थर्ड थिंग अगर हम देखें बेटा तो रेंज क्या हो जाएगी कूलम्स लॉ फोर्स की, ये होती है आपकी 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर 18 मीटर, ये कूलम्स लॉ फोर्स की रेंज होती है। क्लियर है? तो ये कुछ वैल्यूज़ थी। इसके बाद हम आप एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल स्टडी कर लेंगे। इसके बाद जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर में आपके न्यूमेरिकल आए हुए हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे हम, और वो न्यूमेरिकल कल प्रोसीड करा लेंगे। यानी कल का सेशन हमारा प्योर न्यूमेरिकल बेस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन। ठीक है, when they are separated by a distance of 5 angstrom, full stop. How many electrons are missing from each ion? ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस। भाई दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है कुछ इस तरह, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है उसकी वैल्यू है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन।
आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। तो जो डिस्टेंस है वो है 5 एंगस्ट्रॉम। आपको मालूम है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई 5 × 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है। सेकंड थिंग आपको पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपको एन की वैल्यू पूछ ली है, कितने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको पता है क्या ओ बराबर में एन ई होता है। आपके ई की वैल्यू मालूम है, बस क्या ओ निकाल लेंगे तो एन की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वेयर। साथ ही आपको बोला गया इक्वल चार्जेस। इक्वल चार्जेस मतलब मैंने मान लिया Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है Q, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो F की वैल्यू है 3.7 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने लिखी थी पहले 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 की वैल्यू Q गुना Q हो जाएगी, R का स्क्वायर तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5 × 10⁻⁻2 का 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3.7 10⁻⁹। ये वैल्यू इधर आ जाएगी ऊपर, तो 25 गुना में 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई में 9 × 10⁻⁹। तो इस वैल्यू को अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या स्क्वायर आपका आएगा 10.28 × 10⁻⁻38। ठीक है, तो क्या की वैल्यू क्या आएगी उसके स्क्वायर रूट में 10.28 का स्क्वायर हो जाएगा लगभग 3.2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा -19 कूलम। तो चार्ज तो आ गया। ये आपको एन की वैल्यू चाहिए थी, तो एन की वैल्यू आएगी क्या अपॉन में ई। तो क्या है 3.2 × 10⁻⁻19, ई था आपका 1.6 × 10⁻⁻19। ये से कैंसिल, ये 2 पे चला जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हल्का सा छोटा सा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सेशंस कल स्टार्ट कर लेंगे कम्प्लीटली। तो चलिए मैंने माना क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड में पहले आए हुए क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए फ्री पिथ बॉल ए of 8 gram carries a positive charge of 5 × 10⁻⁻8 coulomb. Full stop. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। भाई ये 8 ग्राम की कोई बॉल है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास है 8 ग्राम ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, मान लीजिए Q1 है, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकंड पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। भाई इसके बिल्कुल 5 सेंटीमीटर बिलो एक दूसरी बॉल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसका नेचर कैसा होना चाहिए कि बॉल अपनी ही जगह पर रहे।
अगर ये नेगेटिव होगा तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यानी इसका नेचर बनना चाहिए पॉजिटिव। तो जो सेकंड बॉल है आपकी बॉल बी, उसका नेचर तो होना चाहिए पॉजिटिव। अब उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए बेटा, अगर ये बॉल स्टेशनरी हो, ठीक है, फॉर बॉल ए टू बी स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में वो बराबर होना चाहिए किसके, उसके वेट के, यानी m1g, मास m1 इसका ले लिया हमने 8 ग्राम। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से इन दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना में Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 0.05 मीटर हो जाएगा, यानी 0.05 का स्क्वायर बराबर m1, मास 8 ग्राम है, एस यूनिट किलोग्राम होती है, तो इसको बदलोगे तो 8 गुना 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा, 8 गुना 10 की पावर माइनस 3। और ग्रेविटी आपको मालूम ही है, वो हम 9.8 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि 9 × 10 की पावर 9 होती है, गुना में Q1 की वैल्यू थी आपकी 5 गुना में 10 की पावर माइनस 8 गुना में Q2 इज डिवाइडेड बाई 0.05 का होल स्क्वायर बराबर 8 गुना 10 की पावर माइनस 3 गुना 9.8। यहाँ से आप Q2 फाइंड आउट करेंगे तो ये सारी वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 9.8, ठीक है, गुना 10 की पावर माइनस 3, ये वैल्यू पर आएगी 0.05 का स्क्वायर, वो दोनों वैल्यू बटे में चली जाएगी आपकी 9 गुना 10 की पावर 9 गुना में 5 गुना 10 की पावर माइनस 8। इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपकी 4.36 10 की पावर माइनस 7 कूलम आ जाएगी, यानी Q2 कितना आ जाएगा बेटा 4.36 गुना में 10 की पावर माइनस 7 कूलम। चार्ज कैसा था नेचर में, और पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको यही पूछा गया था, उस चार्ज का नेचर और उसका मैग्नीट्यूड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके CBSE बोर्ड 2001 में आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, हम 6-7 क्वेश्चंस टाइप्स की और प्रैक्टिस करेंगे कल। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो बुक को प्रेफर कर रहे हैं, NCERT की बुक या अदर कोई बुक आपकी क्लास में बोली गई है, उसको साथ साथ स्टडी करते रहें और उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी वहाँ से फॉलो कीजिए, ताकि कोई डाउट आए तो आप हमसे ज़रूर जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकें और अपनी क्वेरी को दूर कर पाएँ, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। कल का सेशन हमारा कूलम्स लॉ के बेस पे जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं उसी के ऊपर रहेगा, प्योर न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा साथ साथ चलते रहेगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट पे ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने चेक किया हो तो लास्ट ईयर भी न्यूमेरिकल पोर्शंस लगभग 35 प्लस ही था। तो न्यूमेरिकल पोर्शन CBSE ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आप भी उस पर ज़्यादा स्टडी कीजिए, ठीक है। और फिर दूसरा, ये आपका ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सबको बताइए हमारे बारे में, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल भी हम सबको प्रोवाइड करा सकें। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।